ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है मैं और तुम। दीप्ति, मैं आज अजीब प्रकार से परेशानी का अनुभव कर रहा था। बेचैनी, असह्य बेचैनी। उठना, बैठना व बोलना कुछ भी अच्छा ना लगता था। बैठा तो बैठा ना गया, लेटा पर लेट ना पाया। पांव जहां के तहां स्थिर हो गए थे मेरे। किसी की थोड़ी सी बात भी मुझे खाने को दौड़ती थी। खोया खोया सा था मैं अपने आप में, पागलों की तरह, कभी चित्रों की ओर और तो कभी आसमान की ओर झांक झांक कर न जाने क्या देखता जा रहा था। हाँ, कभी छत पर चढ़कर सड़क पर चल रही भीड़ में न जाने किसे ढूंढने का प्रयास कर रहा था। अचानक मेरी आंखों में एक धुंधला सा स्वप्न जगा। मैं चौंक उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे मुंह से याकाएक यह शब्द निकल पड़े और अगले ही क्षण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर मैंने देखा कि भाई भाभी व बच्चों से घिरा हूँ। विस्मय के सिवाय मेरे सामने कुछ भी न था। छोटी छोटी बातें भी पहाड़ का रूप ले सकती हैं, मुझे यह मालूम ही न था। सच, मुझे पता नहीं था कि अपने ही कहे जाने वाले लोग भी निहित स्वार्थी होते हैं। बड़े भाई, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, बस छोटी सी बात पर चंद कागज के टुकड़ों के पीछे सदा सदा के लिए मुंह तक न दिखाने की बात कह चुके थे। जितना भी भला बुरा वे कह सकते थे उन्होंने कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा। एक भाई ऐसा भी कह सकता है, इसकी मुझे कल्पना तक न थी। भाभी ने भी मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, किंतु उनकी बातें मेरे गले न उतरी तो वह झल्लाकर बोली, अब सब कुछ भूल जाओ। हम यह रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। हमें अपने खानदान की प्रतिष्ठा मिट्टी में थोड़े मिलानी है। मुझे पता है कि वे पूरब के हैं, देसी हैं और कौन जाने किस जात पात के हैं। होते भी वे बिल्ला सेठ, देते भी तुम्हें खूब सारी धन दौलत, तो हम अपने समाज का विरोध भी सह लेते, परंतु और हाँ, फालतू का जोखिम ना उठाना। मैं तुम्हें अभी बता दूं कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा और परिवार से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। सब कुछ भूल जाओ तुम एक ही झटके में। दीप्ति, उनका एक एक शब्द कुल्हाड़ी से लगे प्रहार की भांति मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े किए जा रहा था। उन्होंने परिवार तक छोड़ने की बात इतने सहज शब्दों में कह दी थी मानो यह आंख मिचोली का खेल। आज का एक एक क्षण मुझे एक एक वर्ष से भी बड़ा लग रहा था। दीप्ति, तुम्हारा पत्र मैं कई बार हाथ में लेता, कभी मेज पर रखता और कभी उसे हाथ में पकड़े न जाने कहां कहां खो जाता था। कई बार पढ़ लिया था मैंने तुम्हारे पत्र को। मेरे मन में एकाएक प्रश्न उभरने शुरू हुए। क्या तुम सच में साथ नहीं दोगी? दोगी, निश्चिंत तुम मेरा साथ दोगी। तुम अपने समाज की इन रूढ़ी व खोखली परंपराओं को तोड़ने के लिए निश्चित मेरा साथ दोगी, जैसे मैं स्वयं को उत्तर भी देता था। तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हारा जमकर विरोध किया ना, सिर्फ इसलिए कि मैं पहाड़ी हूँ। शायद मेरा पहाड़ी होना तुम्हारे परिवार की दृष्टि में गुनाह है, और फिर ऊपर से गरीबी। ओहो, तुमने पूछा नहीं क्या उनसे कि पहाड़ी आदमी नहीं होते क्या? क्या उनमें सहृदयता की कमी होती है, या उनका अलग ही रंग रूप खून भी अलग प्रकार का होता है? क्या वे और किसी हार्ड मांस के बने होते हैं? नहीं दीप्ति, नहीं। मैं तो गर्व के साथ अपने को पहाड़ी कहता हूँ। पहाड़ की इन स्वच्छंद घाटियों में जन्म लेना मैं अपना सौभाग्य ही नहीं समझता, बल्कि मैं सोचता हूँ कि इस पुण्य धरा में जन्म लेना प्राणिमात्र के लिए एक महान उपलब्धि का विषय है। दीप्ति, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और निष्कृष्ट कर्मों से मानव इस स्वर्ग से सुंदर धरती को नरक की ओर धकेलने की कुत्सित प्रयास कर रहा है। अरे हाँ, तुम्हारी मंजुल भाभी भी कमाल की है। अब बहुत कम मिलती हैं, खूब नाराज हैं। तुमने जो कुछ सुना बिल्कुल ठीक सुना। अपनी सगी बहन के लिए दहेज के बाजार में उसने मेरी बोलियों का सिलसिला जारी कर दिया था, जैसे मैं भी बिकने वाली वस्तुओं में एक होऊंगा। पापा मकान के साथ तुम्हें गाड़ी देंगे, फैक्ट्री का मैनेजर बनाएंगे, साथ ही तुम्हारी ढेर सारी पुस्तकों को प्रकाशित भी करवाएंगे। सरोज से शादी करने में तुम्हें सुख ही सुख है।
जीवन भर ठाठ करोगे, एक ही झटके में मालामाल भी हो जाओगे। मुझे हंसी आई उनकी बातों पर कि ये लोग सबको एक तराजू में क्यों तौलते हैं। कितनी गिरी हुई नियत है इनकी, इन्हें शर्म भी नहीं आती। इस प्रकार बोलते हुए मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं ये लोग। ये जहर युक्त मीठी मीठी बातें मेरे हृदय में तीर की भांति चुभती रही हैं। तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं सदैव उनका सम्मान देता रहा। आज तक कभी मुंह तक ना उठाया था उनके सामने, किंतु उस दिन जब वह अपनी बहन की प्रशंसा भरी रामायण मुझे सुना रही थी तो मैंने देखा कि उसमें हर जगह तुम्हारी आलोचना के संपुट जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, पैसे का अभिमान बात बात में मुझे खरीदने की बात करती थी। दीप्ति, बहुत सहा मैंने, बहुत सहने का प्रयास किया। अंततः मैं स्वयं को संयमित न कर सका और झुंझलाकर कह बैठा, बस बस, अब आगे ना कहिए, बहुत हो चुका। मैं सब कुछ जानता हूँ कि कौन क्या है, मुझे समझाने की कोशिश ना करिए। इतना कहते ही वे नाराज होकर चल दी। तब से यदा कदा मुलाकात तो होती है, किंतु इस संदर्भ में कोई बात नहीं करती। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि उनका इस तरह हमेशा कमरे में आना और बेमतलब की बातों को लेकर घंटों तक कमरे में जमे रहना। दीप्ति, वह तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारी सहायता करेंगी, यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में आई कैसे आई? उनसे सहयोग की बात तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मन से निकाल देनी चाहिए। इस सब के बाद भी धोखा है। भाई को प्रलोभन भरे पत्र भेजकर शायद वह अपने कार्य की सफलता के स्वप्न देख रही हैं। खैर, भाई के अचानक रुख बदलने की तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद न थी, परंतु आज उनका रुख अचानक बदल गया। इतना ही नहीं, जो माँ मेरे हर कार्य से प्रश्न रहती थी, आज वह सबसे अधिक विरोध करती है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे धनन्य पिता की धन दौलत को लेने से इनकार करता हूँ और तुम्हारी भाभी जैसी महिलाओं के खरीद फरोख्त के प्रस्तावों को ठुकराता हूँ। लालच कितना बुरा होता है, जो ईमान धर्म सब खोकर अपनों को भी ठुकरा देता है। भाई को भाई से अलग करता है, सगे संबंधियों को अपने तत्व की मिट्टी में मिलाता है, यहाँ तक कि ममतामयी माँ की ममता पर भी पर्दा डाल देता है। विश्वास नहीं होता अपनी इन आंखों पर। दिन भर बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहा। कितना भला बुरा नहीं सोच लिया मैंने। जितना बुरा मैं सोच बैठा, शायद उतना बुरा मेरा बड़ा शत्रु भी नहीं सोच सकता। गैरसैंड की स्थिति के बारे में तुमने जो कुछ भी लिखा वह अवश्य दुख के जनक है। ये निम्न स्तरीय चर्चाएं यद्यपि बौखलाने वाली हैं, फिर भी मैं यही कहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। यदि तुम मुझे संयम और धैर्य की बात लिखती तो भी मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा। कुल मिलाकर यह समय चुनौतियों से भरा है, हर मार्ग कांटों से युक्त है। इधर अपने परिवार का घोर विरोध, उधर तुम्हारे परिवार के असंतोष के साथ साथ संगीतता। जहां एक ओर तुम्हारी मंजुल भाभी एक से बढ़कर एक षड्यंत्रों की रचाने में जी जान से जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर आग लगाकर तमाशा देखने वाले लोग हमारे अकुलुषित स्नेह को बदनाम करने का जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तुमने लिखा था, जीना दुभर हो गया है, हिम्मत टूट रही है। दीप्ति, तुम्हारी इतनी जल्दी हार मान लेने के लिए मुझे अफसोस है। दीप्ति, अभी तो कष्ट और संघर्षों का प्रथम चरण ही शुरू हुआ है। रास्ता बहुत लंबा है दीप्ति, अभी बहुत लंबा। इतनी जल्दी मंजिल नहीं मिलती। और फिर यह समाज जिससे जूझने के लिए खड़ा होना पड़ता है, इसकी स्वार्थकता और रूढ़िग्रस्त दीवारों को तोड़ने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कह देने मात्र से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। दुख और कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। सुना, तुम अपने परिवार की संतुष्टि की बात करती हो। मैंने कब चाहा कि तुम्हारे परिवार के लोग संतुष्ट ना रहें, किंतु दीप्ति, तुम्हारा परिवार तो संपन्न है, सब कुछ कर सकता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए लड़का खरीदने की दृष्टि से इधर उधर हाथ पांव मारकर ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया होगा, किंतु उन गरीबों की भी तो सोचो जिन्हें एक समय का भर पेट नसीब नहीं हो पाता। तुम ही सोचो, वे इन बिके हुए लड़कों का कितना मोल दे सकेंगे। दीप्ति, क्या ये पैसा
और ये मानसिकता गरीब परिवार की लड़कियों की मांग में सिंदूर भरने देगा? काश तुम भी गरीब की लड़की होती तो क्या होता? तुम्हारे माता पिता तमाम दहेज देकर अपने सगे संबंधियों और नाते रिश्तेदारों के बीच अपने को बड़ा साबित करना चाहते हैं, बस यही ना? दीप्ति, इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य कर तो मुझे इतना ना गिराना कि मैं जीवन भर सिर उठाकर ना देख सकूं। यह बात मेरे स्वाभिमान के खिलाफ ही नहीं बल्कि समाज में दहेज रूपी दानव के संरक्षण व प्रोत्साहन का भी कारण है, जिसके लिए मैंने अपने परिवार की तितांजलि भरी चुनौतियों को सहर्ष स्वीकारा। भाई छोड़ा, माँ छोड़ी, अपने नाते रिश्तों में बंधा समाज छोड़ा, मित्रों के विरोध को सहा, तरह तरह के कड़वे घूंटों को पिया, परिवार से लेकर समाज तक हर जगह संघर्ष करता रहा, मार्ग में हंस हंस कर चलता रहा, जिसके लिए मानसिक यातनाओं की कारा में सिसक कर जूझता रहा। मात्र स्वार्थी लोगों की संतुष्टि के लिए मुझे विवश ना करना। यदि तुम चाहती हो कि मैं कुछ दिन स्वाभिमान के साथ जीऊं, तो मेरी जीते जी हत्या ना करवाना। पिछली बार मात्र 1 घंटे की मुलाकात ने और भी बेचैन कर दिया था। कहने को बहुत कुछ कहना चाहता था तुमसे, किंतु कुछ भी तो ना कह पाया। बस यूं ही मुख तुम्हारी ओर देखता रहा। मुझे लगा इस मुक्ता मैं ही मानो बहुत कुछ कह बैठा। तुमने एक बार भी आंख न उठाई। न जाने तुम किस सोच में डूबी थी। क्या सोच रही थी दीप्ति तुम? तुम्हारे चेहरे पर भी तो गहन संवेदना और दर्द साफ झलक रहा था। शायद तुम भी कुछ कहना चाहती थी। फिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारे होठों तक आए शब्दों को भी रोकती थी? तुम्हारे फड़फड़ाते अधरोष्ट आज भी जैसे के तैसे स्मृति पर अंकित हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं भुला पाता। आज रात बीतने का मुझे बेबसी से इंतजार रहा। कुछ घंटे तो यूं ही व्यर्थ टहलता रहा। फिर ये सोचकर कि शायद नींद आ जाने से कुछ मानसिक तनाव कम होगा, मैं लेट गया। लेकिन आंखों में नींद कहाँ। कुछ देर यूं ही पलकें बंद किए चुपचाप लेटा रहा। न जाने कब आंखें लगी और मैंने देखा कि मेरा चिर परिचित पोस्टमैन मेरी ओर चला आ रहा है। उसके एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हारा लेख देखते ही बेताबी से पत्र निकालकर मैं उसे एक ही सांस में पढ़ गया। दीप्ति, यह क्या लिखा है तुमने? दीप्ति, शशांक, मैं मजबूर हूँ। मैं माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती। मेरे पिता जहाँ पहाड़ पर रहना पसंद नहीं करते, वहीं दहेज न देकर अपने आप को अपने रिश्तेदारों व समाज के बीच अपमानित महसूस करते हैं। उनके लिए दहेज न देना उनके स्वाभिमान पर कलंक है। मैं उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठा सकती। अतः मुझे माफ कर दो और दीप्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम्हारे इस बेतुके पत्र को पढ़कर मेरा सारा शरीर कांप उठा। आक्रोश की ज्वाला में मेरा तन मन झुलस गया। तुम ऐसा भी लिख सकती हो, इसकी मुझे कल्पना तक ना थी। मेरे सामने प्रश्नों का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। दीप्ति, कितना रोका था मैंने तुम्हें इस राह पर चलने के लिए। मैं जानता था कि तुम्हारी अमीरी में पली मानसिकता कभी भी दीन दुखियों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। तभी तो मुझे आश्चर्य हुआ था तुम्हारे उस निर्णय पे, जब मैंने तुमसे कहा था कि इस पथ पर चलने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, छोटे छोटे स्वार्थों की तितांजलि देनी होगी, परिवार व समाज के विरोध से जूझना होगा। याद है ना तब क्या कहा था तुमने? फिर क्यों भाग खड़ी हुई इस संघर्ष से? सच तो यह है कि तुम स्वार्थी हो दीप्ति, बेहद स्वार्थी। किंतु अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही अपनी दुर्बलता प्रकट कर दी। नहीं तो तुम्हारे इन स्वार्थी समझौते ने मेरी मानसिक हत्या ही कर दी होती और मैं कहीं का ना रह पाता। किंतु दीप्ति, तुमने ये सब नाटक अब तक किया क्यों? क्या स्वार्थ था तुम्हारा मुझसे? किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? कितना बड़ा धोखा दिया तुमने एक स्वच्छ और अकुलेशित मन को।
मैं एक अजीब बेचैनी से घिर गया था। तुम्हारे चमचमाते लेख से भी अब घृणा होने लगी थी। क्रोधावेश मैं तुम्हारे पत्र को फाड़ने के लिए जो ही मैंने हाथ उठाया, मेरा हाथ पास ही के रखी मेज से टकराया और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा अपने आप को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। कुछ देर यूं ही सिर पकड़े सपने के मारे मैं सोचता रहा। बहुत घबरा गया था मैं। आज यह सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह कमबख्त सपने भी पीछा नहीं छोड़ते। सोचता रहा, दीप्ति, तुम्हारा तो सारा परिवार पढ़ा लिखा है, बहुत सामाजिक बनता है, समाज में बड़े परिवर्तन की बात भी करता है, किंतु कथनी और करनी में जमीन आसमान का इतना बड़ा अंतर क्यों? दीप्ति, तुम तो खुद भी पढ़ी लिखी हो, समाज के प्रबुद्ध वर्ग में गिनी जाती हो, फिर क्या शिक्षा का वैभव व विकास इन सब बातों की पुनरावृत्ति हेतु ही है? धन लोलुप भावनाएं बनी रहे, साथ में ये कोरे आदर्श की सजगता अनिवार्य है। जबकि अपने ही क्षेत्र जाति का झूठा आवरण छोड़ मैं परिवार से भी निष्कासित हो गया हूँ। स्वयं का बिखरा बिखरा महसूस कर रहा हूँ। दीप्ति, यदि सच में ही तुमने साथ ना दिया तो इन कथित आदर्शवादियों के बीच मैं उपहास का पात्र बनकर रह जाऊंगा और जीते जी घुट घुट कर मरने को विवश हो जाऊंगा। तुमको भी आज नहीं तो कल पश्चाताप जरूर करना पड़ेगा। काश तुम मेरी भावनाओं को आत्मसात